हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आपने पार्ट 1 ऑफ जॉइंट वेंचर ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। उसमें आपने देखा था कि जॉइंट वेंचर के अकाउंटिंग के हमारे पास दो तरीके होते हैं, व्हेन सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट इज फॉलोड एंड व्हेन सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट इज नॉट फॉलोड। तो आज पार्ट 1 उसमें हमारा पूरा कवर अप था। आज मैं आपको केस 2 करवाने जा रहा हूँ। व्हेन सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट इज नॉट फॉलोड, हम उसको फॉलो नहीं कर रहे। मतलब सेपरेट सेट ऑफ बुक्स मेंटेन नहीं हो रही हैं, को वेंचरर्स की एग्जिस्टिंग बुक्स के अंदर ही सारी अकाउंटिंग बनाई जा रही है। इसके अंदर मैंने आपको दो तरीके बताए थे। व्हेन ईच को वेंचरर कीप्स रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस और यहाँ पर दूसरा मैंने बताया था कीप्स रिकॉर्ड ऑफ ओन ट्रांजैक्शन। अब अगर वो ऑल ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रखते हैं तो मैं सबसे पहले ये वाला केस कवर अप करने जा रहा हूँ। इसके अंदर क्या मैंने आपको बताया था कि सपोज देयर आर को वेंचरर्स ए एंड बी। तो ए जो है वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, मतलब बुक्स ऑफ ए में वो सारे रिकॉर्ड रखेगा, अपने रिकॉर्ड भी मेंटेन करेगा, ओन ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड प्लस बी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड, बी के जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड है वो भी उसके अंदर वो मेंटेन करेगा। सेम वे जो बुक्स ऑफ बी हैं वो क्या करेगा, अपने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड मेंटेन करेगा प्लस ए के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेगा। और आप देखोगे कैसे भी आप कर लो, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। ओन ट्रांजैक्शन प्लस एज ट्रांजैक्शन। चलिए अब बात करते हैं आगे। सबसे पहले किस तरीके से सारे मूवमेंट होने वाले हैं उसको समझते हैं जरा। बड़ा सिंपल है, ध्यान से समझिएगा। वही मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि ए और बी दो को वेंचरर हैं, तो किस तरीके से वो ट्रांजैक्शंस को एक एक रिकॉर्ड करेंगे। देखिए सपोज मैं यहाँ पर ऐसे ले लेता हूँ, बुक्स ऑफ ए, बुक्स ऑफ बी। दोनों में मैं कॉरस्पॉन्डिंग ट्रांजैक्शन लिखूंगा। देखिए सबसे पहले जो ए है वो एक जॉइंट वेंचर अकाउंट तो बनाएगा ही बनाएगा, जिसके अंदर वो जॉइंट वेंचर से रिलेटेड सारे एक्सपेंस एंड इनकम लिखेगा। दूसरा वो बनाएगा बी अकाउंट, बी के अकाउंट के अंदर क्या जाएगा, ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू बी। ऐसी बी जो है वो क्या बनाएगा, एक जॉइंट वेंचर अकाउंट जिसके अंदर ऑल एक्सपेंस एंड इनकम रिलेटेड टू जॉइंट वेंचर, और साथ में वो क्या बनाएगा, एज अकाउंट जिसमें वो एक ही ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखेगा। अब बड़े आराम से एक एक चीज़ सुनिए और समझिए। सपोज मैंने आपको बोला एक्सपेंसेस पेड बाय ए। जॉइंट वेंचर के एक्सपेंसेस किसने पे करे, ए ने। बड़े आराम से एकदम नॉर्मल बुक्स ऑफ ए के अंदर किसके एक्सपेंसेस हैं, जॉइंट वेंचर के। यस और नो। तो कैन आई से कि जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट होगा। कोई यहाँ सेपरेट बुक्स नहीं चल रही है, वही बुक्स चल रही हैं जो वो नॉर्मल मेंटेन कर रहे थे। जॉइंट वेंचर डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि सर एक्सपेंस है, ठीक है। उसके बाद ए ने अगर एक्सपेंस पे किया तो ए की जेब से क्या गया, कैश गया, और क्योंकि असेट कम हो रहा है तो वो क्या करेगा, उस चीज़ को क्रेडिट करेगा। तो जॉइंट वेंचर टू कैश। बी की बुक्स की अगर आप बात करो कि बी की बुक्स के अंदर क्या होगा, देखिए बी सारी ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रख रहा है तो वो करेगा जॉइंट वेंचर डेबिट। बट क्या ये कैश उसकी जेब से गया है, नहीं। किसके गया, ए, तो वो लिख दिया टू एज अकाउंट। मतलब सीधी सी बात है। अब सपोज अगर मैं अगली ट्रांजैक्शन आपको देता हूं कि एक्सपेंसेस पेड बाय बी,
बी ने एक्सपेंसेस की पेमेंट करी। अब बी ने अगर एक्सपेंसेस की पेमेंट करी तो बी क्या एंट्री करेगा, जॉइंट वेंचर डेबिट टू कैश, हाँ या ना। और ए उसके लिए एंट्री क्या करेगा, जॉइंट वेंचर डेबिट टू बी। क्यों, क्योंकि इस बार उसकी जेब से पैसा नहीं किया। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर यहाँ पर ये डेबिट हुआ, चलो एक्सपेंस है, ठीक है। ए ने बी को किस कैटेगरी में डेबिट किया, असेट की, लायबिलिटी की, कैपिटल की, ठीक है, या इनकम की, या एक्सपेंस की। आप हर चीज़ के पीछे लॉजिक देते हो कि ये डेबिट हुआ इसलिए हुआ क्रेडिट, बी क्रेडिट हुआ, ठीक है, समझ में आता है, क्योंकि ए की जेब से नहीं गया तो उसने टू बी लिख दिया। बट उसने बी को जो क्रेडिट किया है वो बी को उसने क्रेडिट क्यों किया है, आप मेरी बात समझ रहे हो। बी को उसने क्रेडिट किया है इन द कैटेगरी ऑफ लायबिलिटी, लायबिलिटी क्रिएट किया है। देखिए सीधी सी बात है, ए ये समझ के चल रहा है मेरा बिजनेस है, बी ये समझ के चल रहा है मेरा बिजनेस है। अब ए ने कैश पे किया, जॉइंट वेंचर टू कैश, बट अगर बी ने पे किया तो एक ने ये माना है कि मेरा खर्चा था, पे बी ने किया, तो उसने जॉइंट वेंचर डेबिट टू बीज अकाउंट। ऐसी बी की थिंकिंग है कि जब उसने खुद पे किया तो जॉइंट वेंचर टू कैश, बट अगर उसका खर्चा ए ने पे किया एक्स जॉइंट वेंचर का तो उसने लिखा जॉइंट वेंचर टू ए को उसने यहाँ क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि वो उसको क्या एज्यूम करके चल रहा है, लायबिलिटी की, बिजनेस मेरा है भाई। उन्होंने उसे सेपरेट एंटिटी रखा ही नहीं ना, टेम्परेरी पार्टनरशिप अलग कॉन्सेप्ट का नाम ही नहीं दिया, वो तो सेम सेट ऑफ बुक्स में कंटिन्यू कर रहे हैं। मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन है ये उसे अपनी मान के चल रहे हैं, इनको इससे मतलब नहीं है कोई सेकंड पर्सन भी इनका पार्टनर है। समझ में आ गई बात। चलिए इसके बाद आगे तीसरी बात करते हैं, ध्यान से समझिए। गुड्स प्रोवाइडेड बाय ए ने गुड्स प्रोवाइड करे, बेटा ए ने गुड्स प्रोवाइड किए तो अगेन जॉइंट वेंचर के लिए एक्सपेंस है, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, यस और नो। टू, अब मैं आपको बहुत बार ये बात बता चुका हूँ, अकाउंट्स बेसिक्स की भी अगर आपने वीडियो देख ली है और नहीं देखी है तो देख लेना प्लीज़। मैंने आपको उसमें भी ये बात बताई थी कि अगर हम गुड्स का यूज़ करते हैं फॉर पर्पस अदर देन सेल, गुड्स का यूज़ होता है फॉर पर्पस अदर देन सेल, तो उस केस में हम परचेज अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। क्यों, क्या, कैसे, अगर आपको याद आ रहा है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप YouTube पे जाइए, अकाउंट्स बेसिक में हाउ टू बी अ मास्टर ऑफ जर्नल एंट्रीज की वीडियो नंबर 2 या 3 है, उसके अंदर आपको ये मिल जाएगा। और हो सकता है जो कोर्स आप देख रहे हैं उसके साथ भी ये लिंक कर रखा हमने। अच्छा, 20 की एंट्री क्या करेगा, अब बी तो कहेगा भाई मेरा खर्चा था, ए ने पे कर दिया, तो ए को उसने क्या बना दी, अपनी लायबिलिटी। समझ में आई बात। अब इसके बाद अगर मैं कहता हूं गुड्स प्रोवाइडेड बाय बी, गुड्स जो है वो किसने प्रोवाइड करे, बी ने प्रोवाइड करे, तो क्या होगा बताओ सर। अगर बी ने गुड्स प्रोवाइड करे तो बी एंट्री कर देगा जॉइंट वेंचर डेबिट टू परचेजेस, यस और नो। और यहां पर एंट्री क्या हो जाएगी, जॉइंट वेंचर डेबिट टू किस नाम से, बीस अकाउंट। समझ में आ गया। सेम वे अगर मैं कहता हूं असेट प्रोवाइडेड बाय ए ने असेट प्रोवाइड किया, तो भाई अब असेट जॉइंट वेंचर के केस में गोइंग कंसर्न एजम्पशन फॉलो नहीं होती, याद करो बेशर्मो, इसलिए वहाँ पर सब एक्सपेंस माना जाता है। बट इस बेचारे के अपने बिजनेस से तो असेट क्या हो गया, कम। भाई इसने अपने नॉर्मल बिजनेस का असेट जॉइंट वेंचर में दे दिया, तो जॉइंट वेंचर ने तो उसको एक्सपेंस मान लिया, बट इसका जो नॉर्मल बिजनेस चल रहा था उसका असेट क्या हो गया है, कम हो गया। यहाँ ये एंट्री क्या करेगा, इसको सर इससे कोई मतलब ही नहीं है, वो तो अपना एक्सपेंस मानेगा और उसको लायबिलिटी बुक कर देगा टू ए अकाउंट। समझ में आई बात। अगर मैं इसी को लिखता असेट प्रोवाइडेड बाय बी,
चलो फटाफट बोलो। जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट में जानबूझ के इतनी डिटेल में प्रैक्टिस करवा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए और आपको रिवीजन की भी ज़रूरत ना पड़े। आगे वीडियो फॉरवर्ड करके देखने की ज़रूरत नहीं है कि आ गया, आया भी कुछ नहीं, अभी बहुत बातें बतानी बाती हैं। ध्यान से सुनिए। जॉइंट वेंचर डेबिट और यहाँ क्या टू असेट। तो होपफुली मैंने अब आपको 3 चीज़ें दिखाने की कोशिश करी हैं एक्चुअली। अगर आप देखें एक्सपेंसेस, गुड्स, असेट्स और सब एंट्रियों में एक कॉमन बात है, जॉइंट वेंचर डेबिट हो रहा है। समझ में आया? अब आगे बात करता हूँ। 7th, अमाउंट रिसीव्ड बाय ए को पैसा मिला। जॉइंट वेंचर का पैसा है। किसका? जॉइंट वेंचर का। अब ए खुश होगा, मोगैम्बो खुश हुआ, कैश अकाउंट डेबिट। और 2 जॉइंट वेंचर अकाउंट, क्योंकि जॉइंट वेंचर के लिए इनकम है। ठीक है बेटा, यहाँ पर जॉइंट वेंचर के लिए तो इनकम है, लेकिन ही गेट्स द बाबा जी का ठुल्लू, सो नथिंग ही इज गेटिंग। तो इन्होंने तो बस ए का नाम लिख दिया कि तेरे नाम का ही सहारा है। चलिए 8th, अमाउंट रिसीव्ड बाय बी ने कहा अब मेरा नंबर आया बेटा, अब मैं बताता हूँ तेरे को। बताओ बी क्या एंट्री करेगा? बी यार कैश आया भाई, पूरा कैश अकाउंट डेबिट, जॉइंट वेंचर की इनकम होगी। और बेटा अब तू लिखे एंट्री, क्या लिखेगा? बी अकाउंट टू जॉइंट वेंचर। चीज़ें वही हैं यार, कुछ भी नया नहीं है, आप बस कॉन्सेप्ट समझ लो। अकाउंट्स ख़त्म हो जाती है जिसको डेबिट क्रेडिट आ गया वहीं पर। चलो, असेट टेकन ओवर बाय ए ने असेट टेकन ओवर किया तो क्या होगा बताओ? सर ए ने असेट टेकन ओवर किया तो ए का असेट बढ़ जाएगा। बहुत ही बढ़िया। और जॉइंट वेंचर से असेट क्या? असेट आया था तो एक्सपेंस था, असेट गया तो इनकम है। असेट, अरे यार कैसे भूल गए तुम लोग हैं? असेट जब जॉइंट वेंचर में आया था तो क्या माने थे उसको? एक्सपेंस। जॉइंट वेंचर से गया तो क्या मानते हैं हम उसे? इनकम। केस 1 में भी बताया था, ऐसे मत भूलो हैं, डांट लगाऊंगा वीडियो से बाहर आके। नाउ चलिए, अब यहाँ पर ये भाई सब क्या करेंगे? क्या जी मुझे क्या मिला? मुझे तो कुछ मिला ही नहीं। तो ये लिख ले भाई, ए अकाउंट टू जॉइंट वेंचर। समझ में आया? ये आपने लिख दिया ए अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर। इसके बाद अगर मैं लिखता असेट टेकन ओवर बाय बी, असेट टेकन ओवर बाय बी ने असेट टेकन ओवर किया तो असेट टेकन ओवर बाय बी इज़ नाउ हैप्पी क्योंकि उसका असेट बढ़ गया, जॉइंट वेंचर की इनकम है। बट ये भाई सब क्या करेंगे बताओ? सर ये क्या करेंगे? ये तो बी को डेबिट करेंगे टू जॉइंट वेंचर। तो यही कहानियाँ चलती रहनी है और कुछ भी नहीं है। मेन आता है शेयर इन प्रॉफिट्स। अब जो भी एंड में शेयर इन प्रॉफिट्स आएगा, ध्यान से समझना, शेयर इन प्रॉफिट्स। अब जब आपने जॉइंट वेंचर अकाउंट बना लिया, बुक्स ऑफ ए, अब वो शेयर इन प्रॉफिट जो है दोनों का है भाई। जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, ए अपना प्रॉफिट तो ले जाएगा अपने P&L में, जनरल P&L बोलते हैं हम उसे, ठीक है। ये किसका शेयर है? ए का। और जो बी का शेयर है कहेगा भाई तू ले, ये उसने बी को देना है तो ये उसके लिए लायबिलिटी। ये किसका है? शेयर ऑफ ए। ये किसका है? शेयर ऑफ बी। अपना शेयर वो P&L में ले जाएंगे सीधी सी बात। यहाँ पर बुक्स ऑफ बी है तो बी की बुक्स में क्या होगा बेटा? सर बहुत सिंपल है। हाँ बताओ फिर, सिंपल ही बताओ मुझे। जॉइंट वेंचर डेबिट टू जनरल P&L टू एज अकाउंट।
बेटा ये एज अकाउंट क्या है अगर मैं पूछूं आपसे, सर शेयर ऑफ ए, गुड। और ये क्या है बेटा, शेयर ऑफ बी। मैंने पूछा बेटा ए को क्रेडिट क्यों किया, सर उसको प्रॉफिट उसका हिस्सा देना है, अभी दिया नहीं है तो लायबिलिटी है इसलिए उसे क्रेडिट कर दिया। तो आपने सीधी सी बात देखी, अपनी ट्रांजैक्शन में नॉर्मल रिकॉर्ड करो, दूसरे की है उसके नाम से कर दो। तो अगर मैं इसको सब कुछ जर्नलाइज करूं तो बुक्स ऑफ ए में आप देखो, बुक्स ऑफ ए क्या बना, जॉइंट वेंचर अकाउंट, डेबिट क्रेडिट। अगर ए के खुद के खर्चे हैं, कैश आ सकता है, उसने असेट दिया तो असेट के नाम से आ जाएगा, उसने गुड्स दिए तो गुड्स के नाम से आ जाएगा, सॉरी परचेज के नाम से आ जाएगा। बट अगर बी ने कुछ भी किया वही चीज़, चाहे वो एक्सपेंस इन कैश हो, चाहे वो असेट हो, चाहे वो गुड्स हो, वो हम किसके नाम से लिख देंगे, बी के नाम से लिख देंगे। समझ में? अगर इनकम आई कैश अकाउंट, ठीक है, असेट आया असेट के नाम से, ठीक है, दिस इज व्हाट अमाउंट या असेट रिसीव्ड बाय ए। बट अगर बी को रिसीव हुआ कुछ तो इट कैन बी कैश और इट कैन बी असेट, ठीक है। अब जो भी यहां निकलेगा जनरल पी एंड एल में और बीज अकाउंट, जनरल पी एंड में किसका जाएगा, शेयर ऑफ ए, और इसमें क्या जाएगा, शेयर ऑफ बी। है क्या ये सारे के सारे प्रॉफिट्स? समझ में आई बात? अब मेन बात आपको बताने जा रहा हूं, वो ध्यान से समझिए। ए की बुक्स में बेटा दूसरा अकाउंट कौन सा बनेगा, बी का। ये सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट है, ध्यान से समझना। जो दूसरा अकाउंट बनेगा बी का, इसके अंदर क्या होगा, हमने यहाँ क्रेडिट साइड लिखा जॉइंट वेंचर। क्रेडिट साइड जॉइंट वेंचर मतलब लायबिलिटी हम एज्यूम कर रहे हैं किसकी, अगर इसने एक्सपेंस पे किया है, इसने किसी भी तरीके का कोई असेट कंट्रीब्यूट किया है, या इसने किसी भी तरीके के कोई गुड्स प्रोवाइड किए हैं, या अगर किसी भी तरीके का कोई शेयर इन प्रॉफिट्स है, तो ये हमें उसे देना है। समझ में आया? हम इसे क्या मानते हैं, अपनी लायबिलिटी। बट अगर उसी ने किसी भी तरीके का कोई कैश ले लिया है, कोई असेट ले लिया है, या कोई गुड्स ले लिए हैं, या ये टेकन ओवर है, ये उसने सारा क्या लिखा है मैंने, टेकन ओवर कर लिया है, ठीक है। समझ में है सब कुछ? और हो सकता है लॉस निकला है तो वो यहाँ डेबिट आ रहा होगा। इसके बाद अब बेटा बचेगा बैलेंस। बैलेंस शीट इट कैन बी हेयर और इट कैन बी हेयर। अब वो डिपेंड करता है किस साइड बैलेंस बचता है, लेकिन उससे एक बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जवाब हमें मिलने वाला है। ओनली वन विल अपीयर, ऐसे हमने मार्क कर लिया, ओनली वन विल अपीयर, सिर्फ कोई एक देखने को इसमें से आपको मिलेगा। अब बड़े आराम से बेटा एक एक चीज़ देखिए होगा क्या। मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ, वैसे बहुत वीडियोस में अकाउंट्स बेसिक्स में भी रिपीट कर चुका हूँ। कोई भी एक अकाउंट होता है, क्रेडिट साइड डेबिट साइड। अगर आप बोलते हो बेटा यहाँ 1000 रुपये हैं और यहाँ 700 रुपये हैं, ठीक है, तो आप क्या करते हो, बैलेंस शीट यहाँ लिखते हो 300, तो ये आपका कितना आता है 1000 और ये गया 1000, ऐसे ही बैलेंस होता है। सपोज ये कोई भी ट्रांजैक्शन थी। अब मैं आपसे पूछता हूँ इस अकाउंट में कौन सा बैलेंस बचा, तो आप मुझे कहते हो सर बैलेंस शीट डेबिट साइड है, तो इसमें डेबिट बैलेंस बचा 300 का।
ये आपका कहना एकदम गलत है। देखो बैलेंस ईडी लिखने से कुछ भी नहीं होता, आप इसे एक बार के लिए भूल जाओ। आप देखो क्रेडिट में 1000 है, डेबिट में 700 है, तो क्रेडिट टोटल किस साइड का ज़्यादा है? टोटल क्रेडिट का ज़्यादा है ना, तो यू विल से इसमें क्रेडिट बैलेंस बचा 300 रुपये का। क्रेडिट बैलेंस बचा कितने का? 300 रुपये का। तो क्रेडिट बैलेंस इसमें 300, क्रेडिट बैलेंस बचा मतलब ये आपके लिए एक तरह से क्या हो गई? लायबिलिटी, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस लायबिलिटी का होता है। अब सपोज मैं आपको ऐसे दूं कि यहाँ 50 है, यहाँ 20 है, तो बताओ इसमें कौन सा बैलेंस बचा? इसमें बचा डेबिट बैलेंस, और डेबिट बैलेंस किसका होता है? असेट का। आपको ऐसे देखना है। सेम वे आपने सपोज ये बी का अकाउंट बनाया, अब बी का अकाउंट बनाया तो इस साइड आपका, मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, सपोज इस साइड आपका 10,000 है और इस साइड आपका 6,000 है, ठीक है। तो इस सिचुएशन के अंदर क्या होगा? आप देखो देयर इज अ क्रेडिट बैलेंस, आप बैलेंस ईडी बाद में लिखना, देयर इज अ क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है। क्रेडिट बैलेंस किसका होता है? लायबिलिटी का। इसका मतलब ए हैज़ टू पे, ए को पे करना है बी को। अब कितना पे करना है उसके लिए आप बैलेंस निकाल लो, दैट इज ₹4,000। ए हैज़ टू पे टू बी कितना? 4,000। तरीका आपको समझ में आना चाहिए। क्रेडिट 10, डेबिट 6 है, आपने सब कुछ लिख लिया, बैलेंस शीट अभी नहीं निकाला, तो जिस साइड का टोटल ज़्यादा है वो बैलेंस बच रहा है। क्रेडिट है तो वो लायबिलिटी है, मतलब ए ने बी को पे करना है। एक ही बुक्स है ना भाई, समझ में आया? और अगर यही सिचुएशन दूसरी होती, मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ, सपोज यहाँ पर हमारा बच रहा होता क्या बोलते हैं, यहाँ हमारा होता 20,000 और यहाँ हमारा होता से 4,000, तो इस सिचुएशन के अंदर हमारा कौन सा बैलेंस बच रहा है? सर इस सिचुएशन में हमारा बच रहा है डेबिट बैलेंस, और डेबिट बैलेंस बेटा किसका होता है? असेट का होता है। यस और नो? मतलब ए हैज़ टू रिसीव फ्रॉम बी, ए को बी से पैसा रिसीव होना है, और कितना पैसा रिसीव होना है? सर 16,000 रुपये जो है वो रिसीव होने। तो ये आपने देखा किस तरीके से बनता है। ये मैंने बुक्स ऑफ ए बनाई, सेम वे बुक्स ऑफ बी बनेगी। बुक्स ऑफ बी के अंदर भी ऐसा कुछ नहीं है, ये जो कैश एसेट परचेज है बी का आ जाएगा, यहाँ पे सारा ए के नाम से आ जाएगा, एंड सो ऑन। इस तरीके से कहानी पूरी की पूरी चलती रही। तो होपफुली आपको सबसे पहला कॉन्सेप्ट इसका एकदम क्लियर हुआ, जिसके अंदर मैंने आपको सिर्फ ये समझाने की कोशिश करी है कि किस तरीके से अगर ये वाला केस है, ईच को वेंचर कीप्स ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन, तो हम चीज़ें निकालते हैं। और उसमें मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में पूछा जाता है, फुल फ्लैश क्वेश्चन दे ना दें, लेकिन एंड में एक चीज़ पूछ लेते हैं, कौन किसको कितना पैसा देगा। तो आपने सब कुछ कर लिया और उसके बाद आपको ये बैलेंस ईडी वाला बात नहीं पता, तो आप वहाँ फंस जाओगे। बात समझ में? तो इस पर आप अच्छे से एकदम फोकस करें। चलिए अब मैं आपके साथ एक एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ, जिसके अंदर हम दोनों की बुक्स प्रिपेयर करेंगे और इस कॉन्सेप्ट को अपना सुपर स्ट्रॉन्ग कर लेंगे जहाँ हमारी थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम है। ठीक है, चलिए तो एक एग्जाम्पल लेते हैं इसके ऊपर। चलिए एक क्वेश्चन हमारे सामने है, ए एंड बी एंटर्स इनटू जॉइंट वेंचर फॉर द पर्पस ऑफ अंडरराइटिंग शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड। अब अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड, होपफुली आपको अंडरराइटिंग का मतलब पता है। अंडरराइटिंग में क्या होता है, जब एक छोटा सा आइडिया देता हूँ, जब भी कोई कंपनी अपने शेयर्स इशू करती है तो आपको पता है कंपनी का मिनिमम सब्सक्रिप्शन आना ज़रूरी होता है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन मतलब एटलीस्ट 90% शेयर्स उसके बिक जाने चाहिए, तभी वो शेयर्स अलॉट कर सकती है। तो अगर उसे डर होता है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन शायद उसका ना आए, तो वो अंडरराइटर अपॉइंट करती हैं। X Limited offered 1 lakh shares for public subscription at the rate of 20 per share. Public applied for 70,000 शेयर। अब देखिए पब्लिक ने सिर्फ 70,000 शेयर्स लिए, तो 30,000 की कमी पड़ गई। A and B has jointly underwrite 80% शेयर्स। A and B ने भी 80% अंडरराइट किए हैं शेयर्स। इसका मतलब समझे आप? समझो जरा, टोटल शेयर्स ऑफर्ड बाय X Limited कितने? 1 लाख, जिसमें कि एप्लीकेशन रिसीव्ड, जो एप्लीकेशन रिसीव हुई वो कितनी हुई? 70,000। तो एक बात बताओ, 30,000 का शॉर्टफॉल है, वो सारे के सारे शेयर्स नहीं लेंगे,
उन्होंने साफ बोला है, उन्होंने 80% के लिए अंडरराइट किया, तो वो इसका 80% मतलब 24,000 शेयर्स वो लेंगे। बात समझ में? 24,000 शेयर्स वो उसके लिए लेंगे। अब आगे बोला है दे विल गेट द 10,000 शेयर्स एज कमीशन ओवर एंड अबव द पब्लिक सब्सक्रिप्शन। मतलब ये तो उन्हें लेने पड़ेंगे, क्यों? ड्यू टू एग्रीमेंट, प्लस उन्हें एज कमीशन भी क्या मिलने वाले हैं? शेयर्स मिलने वाले हैं। एज कमीशन भी उन्हें शेयर्स मिलेंगे, कितने? 10,000 शेयर्स। तो टोटल शेयर्स उन्हें कितने मिलने वाले हैं? 34,000 शेयर्स, जिसमें से उसने आगे देखो क्या बोला है, ए टेक ओवर द 15,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 18 पर शेयर। इसमें से ए ने 15,000 शेयर्स ले लिए 18 के भाव पर। 15,000 इंटू 18 जो कि लगभग आपका आता है 2,70,000 रुपये। ठीक है, तो बाकी शेयर्स के साथ क्या हुआ अगर हम देखें, बैलेंस शेयर्स वर सोल्ड बाय बी एट 17। तो बैलेंस शेयर जो है बी ने सेल किए। देखिए यहाँ पर ए ने टेक ओवर किए हैं और बी ने क्या कर दिए? सेल कर दिए। अब बैलेंस शेयर्स बचे कितने सर? बैलेंस शेयर्स तो 19,000 बचे। 19,000 इंटू और किस रेट पे सेल किए हैं सर? 17 के हिसाब से। तो 19,000 इंटू 17 हमारा कितना आता है? एक बार चेक करते हैं। 19,000 इंटू 17 हमारा आता है 3,23,000 जो इन्होंने सेल कर दी। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें क्या बताया है, एक्सपेंसेस ए के इतने हुए, बी के हुए इतने। ईच को वेंचर कीप्स रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन। इसमें एक चीज़ मैं और लिख देता हूँ। देखिए इनको 24,000 शेयर्स लेने पड़ेंगे ड्यू टू एग्रीमेंट की वजह से, तो मैं लिख देता हूँ एज्यूमिंग ईच co-venturer contributed equal amount for shortfall in public subscription। इसके लिए इन्हें इक्वल अमाउंट कंट्रीब्यूट किया। ये क्या है आपको अगर समझ में आ रहा हो भाई, ड्यू टू एग्रीमेंट, देखो ये शेयर तो उन्हें एज ए कमीशन मिलेंगे जो कि उनके मुफ्त के हैं, फ्री के शेयर। ठीक है, बट ये तो कंपनी को उन्हें पैसा देना पड़ेगा ना, हाँ या ना? कितना पैसा देना पड़ेगा? 24,000 शेयर है, कंपनी ने एक शेयर 20 का निकाला था, इनको लेने पड़ गए। तो कितना हो गया? 24,000 इंटू 20, 4,80,000। तो मैंने उसके लिए बोला है कि दोनों ने इक्वल अमाउंट दिया है, ए ने भी और बी ने भी। ए ने दिया है 240 और बी ने दिया है 240। समझ में आई बात? ये पूरी वर्किंग हो गई। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, टोटल 1 लाख थे, 70 आ गए, शॉर्टफॉल 30 का था, 80% इन्हें लेने पड़े, जिसके लिए इन्होंने इक्वल अमाउंट कंट्रीब्यूट किया। कितने का शेयर निकाला था कंपनी ने? 20 रुपये का। तो 24,000 इंटू 20 इतने का लेना पड़ गया। कमीशन 10,000 शेयर्स मिले, वो इन्हें फ्री के मिले। टोटल शेयर 34 आए, जिसमें से ए ने 15,000 टेक ओवर कर लिए और बी ने 19,000 शेयर 17 के भाव सेल आउट कर लिए। वर्किंग नोट क्लियर है तो आपको दिक्कत नहीं। मैंने जानबूझ के टेक्निकल क्वेश्चन लिया है, सिंपल क्वेश्चन नहीं लिया। सिंपल क्वेश्चन आप बुक में देख के अपने आप भी सॉल्व कर सकते हैं और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा एग्जाम में मैं देखता हूँ, काफ़ी एग्जाम्स में पूछा जाता है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हम बनाते हैं बुक्स ऑफ ए। बुक्स ऑफ ए, बुक्स ऑफ ए के अंदर सबसे पहला अकाउंट आपका बनता है जॉइंट वेंचर अकाउंट। अब जॉइंट वेंचर अकाउंट की अगर मैं बात करूं, बहुत सिंपल है। इसमें तो बेसिकली मुझे वर्किंग में सारा दिमाग लगाना था। ए की जेब से क्या गया? कैश। एक तो एक्सपेंस के नाम का और एक जो शेयर, उसे शेयर्स के लिए उसे देना पड़ गया। ठीक है, शेयर्स के लिए कितना देना पड़ गया? 2,40,000 और ए ने एक्सपेंस कितना इनकर किया? 10,000। यही हुआ। जबकि बी का अगर मैं खर्चा देखूं तो बी ने अपनी जेब से कैश भी दिया और शेयर्स के लिए भी दिए। कैश कितना दिया सर? कैश दिया 5,000 और शेयर्स के लिए इसके भी कितने लगे थे? 2,40,000। अब ए की अगर मैं बात करूं, ए ने तो शेयर्स टेक ओवर किए हैं,
उन्हें सेल नहीं करें बट ए ने टेक ओवर कर लिया, तो वो देखो ए ने अपने पास लेके शेयर्स रख लिए, तो ए के लिए एक तरह से इन्वेस्टमेंट हो गई, तो वो लिखेगा इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड। क्यों लिख रहा है सर, बताता हूँ भाई। ए ने एक्स लिमिटेड के शेयर्स, आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीद तो आपके लिए क्या है, इन्वेस्टमेंट। तो ए ने भी क्या किया, इसके शेयर्स अपने पे रख लिए, तो वो उसके लिए क्या हो गई, इन्वेस्टमेंट। अब कितने में लिए, 15,000 शेयर 18 के भाव, 2,70,000। बाकी शेयर बी ने सेल कर दिए। अब सेल कर दिए बट यहाँ तो हम बी क्या, क्योंकि बुक्स ऑफ ए है तो बी के नाम से हमने लिख दिया कितना, 3,23,000 रुपये। ठीक है, अब जो भी प्रॉफिट या लॉस आपका निकल के आएगा, देखते हैं क्या आता है, क्या प्रभु इच्छा, प्रॉफिट ही आ रहा है। प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए और बी। अब देखें कितना आ रहा है, 323 प्लस 270, 593। उसके बाद 593 माइनस 10,000 माइनस 240 माइनस 5 माइनस 240, ये आपका आ गया 98,000। कुछ रेशो गिवन नहीं है तो हम इक्वल मान लेते हैं, 49 49, दोनों को अपना अपना हिस्सा मिल गया। 10 2 40, 5,000 2 40, 98 590। ठीक है, अब ए के बुक्स में जो दूसरा अकाउंट बनेगा वो कौन सा बनेगा बेटा, सर बी का अकाउंट बनेगा। यस और नो, डेबिट क्रेडिट। यहाँ आपने लिखा जॉइंट वेंचर अकाउंट, क्या क्या दिए, एक्सपेंस और दूसरा क्या दिया, शेयर्स। एक्सपेंस 5,000 और 2,40,000, 5,000 2,40,000, और यहाँ पर से ये भी शेयर्स पे आए हैं 3,23,000। प्रॉफिट का हिस्सा भी है, कितना है प्रॉफिट का हिस्सा, 49,000। तो अगर आप इसमें देखो तो आपका इधर बैलेंस शीट ही आता है, बट इसमें बच कौन सा रहा है, डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस बच रहा है ना इस अकाउंट में। आप देखो डेबिट का टोटल ज़्यादा है, इस तरफ है कितना, 240 प्लस 5,000 प्लस 49,000, 294। इधर है 323, तो आपका बैलेंस शीट ही आ गया 29,000। तो डेबिट बैलेंस है, तो वी विल राइट ए हैज़ टू रिसीव फ्रॉम बी कितना, 29,000। बात समझ में। इसके बाद बुक्स ऑफ बी, वो भी ज़रूर बनाइए। एक बार एक क्वेश्चन आपका दोनों तरीके से होना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद आप अपनी प्रैक्टिस जैसे मर्जी करिए। एग्ज़ाम में दोनों की बुक्स नहीं आती, बट मैं आपको एक बार दिखाना चाह रहा हूँ या रिकन्सिलेशन पर्पज से। जॉइंट वेंचर अकाउंट, अब बी जो है वो अपने खर्चे लिखेगा कैश। एक तो उसने एक्सपेंस के लिए पे किया, दूसरा उसने शेयर्स के लिए पे किया। एक्सपेंस के लिए उसने 5 पे किया, शेयर्स के लिए उसने 2,40,000 पे किया। और उसके लिए क्या लिखेगा, ए अकाउंट, उसने भी एक्सपेंस के लिए और शेयर्स के लिए कितना, 10,000 2,40,000। अब बी ने जो शेयर्स हैं सेल किए थे, तो यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं लिखेंगे हम, यहाँ क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट। समझ में आया, क्योंकि बी के आप देखो बी ने क्या किए थे, सेल कितने के, 3,23,000 के। समझ में आई बात। और ए को ये जानता नहीं, उसके लिए तो आपको टेक ओवर करे कुछ भी करे, ए का नाम लिख दिया इसने, और कितने से, 2,70,000। ठीक है, फिर वही आप जब यहाँ प्रॉफिट निकालेंगे, प्रॉफिट ट्रांसफर टू, ठीक है, ओहो गलती कर दी शायद कुछ, यहाँ ए नहीं लिखना, यहाँ पर आपको क्या लिखना है, P&L, उसके लिए लिखना है बी। अपनी बुक्स में अपना नाम कहाँ से आ जाएगा भाई, बी अपनी बुक्स में P&L लिखेगा और ए लिखेगा कितना, 49, टोटल कितना हो गया, 98,000। तो 323 प्लस 270 वही आ रहा है आपका, देख लो सारा, 593।
अब मुझे जो रिकंसिलेशन आपको करवानी है मैं फटाफट वो करा दूँ एक बार। आप देखिए इसमें दूसरा क्या बनेगा, ए का अकाउंट बनेगा, ठीक है बेटा। अब ए का अकाउंट जब बनेगा तो डेबिट क्रेडिट, ए के खर्चे जॉइंट वेंचर अकाउंट से, क्या एक्सपेंस पे किया है, शेयर्स पे किया है और प्रॉफिट का हिस्सा है। कितना कितना है बोला, 49, 240 और कितना 10। और आप देखो यहाँ पर उसको कितना मिला है, 270 मिले हैं। जॉइंट वेंचर अकाउंट 2,70,000। आप देखो क्रेडिट बैलेंस पक्का बच रहा होगा। 240, 49,000 प्लस 10,000 कितना हो गया, 290 है। हाँ 299, यहाँ कितना आ रहा था भाई, 299 आ रहा है। यस, तो इसमें क्रेडिट बैलेंस बच रहा है, तो यहाँ हमने लिखा बैलेंस सी डी 29,000। तो कैन आई से यहाँ बी हैज़ टू पे टू ए कितना 29,000। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है, डेबिट का कम है क्रेडिट बैलेंस। तो होपफुली आपको मेरी सारी बातें समझ में आई जो मैंने आपको समझाना चाह रहा था। अब इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम कवर अप करेंगे बेसिकली कि अगर हर कोवेंचर सिर्फ और सिर्फ अपनी ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रखता है तो उसकी अकाउंटिंग हम किस तरीके से करेंगे। ठीक है जी।